इस वक्त इजराइल के अंदर हालात बेहद ही उलझे हुए नजर आ रहे हैं। अयाल जामिर ने नेतन्याहू पर लिटरली हमला बोल दिया है। साफ कह दिया है कि गाजा में घुसने और कब्जा करने का जो प्लान आप लोग बना रहे हैं वो प्लान सिर्फ अंदर फंसा देगा, बाहर निकलने का रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू और उसके मंत्री लगातार दबाव डाल रहे हैं कि किसी भी हालत में गाजा में प्रवेश किया जाए और वहां कब्जा जमाया जाए। मगर तस्वीर इसके बिल्कुल उलट निकल रही है। जिन 60,000 रिजर्विस्ट को बुलाया गया था उनमें से बड़ी संख्या में बगावत शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 360 रिजर्विस्ट ने बाकायदा लेटर लिखकर इनकार कर दिया है कि वो मौत के उस घर में कदम नहीं रखेंगे। और एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 से ज्यादा रिजर्विस्ट साफ कह चुके हैं कि वो गाजा में जाना नहीं चाहते हैं। इसी बीच नेतन्याहू के घर के पास फायरिंग की खबर ने और सनसनी फैला दी है। वहीं उसके मंत्री स्मोट्रिच खुलेआम ये बयान दे रहा है कि वेस्ट बैंक का 82% हिस्सा इजराइल का है और महज 18% हिस्से में अरब लोग रह सकते हैं। इस तरह की बयानबाजी न सिर्फ हालात को और तनावपूर्ण बना रही है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की छवि को और कमजोर कर रही है। आज तक की स्थिति यह है कि ना तो गाजा में और ना ही वेस्ट बैंक में नेतन्याहू अपने कब्जे का सपना पूरा कर पाया है। जो भी रणनीति उसने बनाई थी वो जमीन पर ठहर नहीं पा रही है। खुद नेतन्याहू ने यह स्वीकार किया है कि अमेरिका का दबाव लगातार बढ़ रहा है और यह संदेश दिया जा रहा है कि समय कम है, जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम को अमल में लाना चाहिए। इधर एक और बड़ी हलचल चीन से आई है। चीन की परेड ने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया है। उसने ऐसे हथियारों का प्रदर्शन किया है कि अब उन्हें समझाने के लिए एक अलग से प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। यह साफ है कि चीन इस मौके पर अपनी ताकत का नया मैसेज देना चाहता है। लेकिन सबसे अहम खबरें जो फिलहाल इजराइल से आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। इजराइल के ही अखबार वायनेट ने लिखा है कि होस्टेजेस संकट गहराता जा रहा है और इजराइल डिफेंस फोर्सेस सरकार के फैसले का इंतजार कर रही हैं कि आखिर हमास से डील होगी या नहीं। ये संकेत देता है कि युद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि कैदियों और बंदियों के सवाल पर भी है। उधर ट्रंप के बयान ने और ज्यादा हलचल पैदा कर दी है। कल जिस बात की चर्चा थी अब वही टाइम्स ऑफ इजराइल ने छाप दी है। ये जारी युद्ध इजराइल को ही चोट पहुंचा रहा है और उसकी पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ खड़ी हो रही है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि इजराइल पब्लिक रिलेशंस की जंग हार रहा है। कांग्रेस तक यह आवाज उठ रही है कि कभी इतना कमजोर इजरायली लॉबी को नहीं देखा गया जितना इस बार देखा जा रहा है। पूरा परिदृश्य यह बताता है कि इजराइल अंदर से भी दबाव में है और बाहर से भी, और गाजा में घुसने का उसका सपना आज की तारीख में अधूरा है। अल जजीरा की रिपोर्ट इस पूरे परिदृश्य को और गहराई से सामने लाई है। नेतन्याहू के हवाले से यह कहा गया है कि वॉशिंगटन ने यह संदेश दिया है कि यह आपके पास आखिरी मौका है हमास को पूरी तरह से तबाह करने का, लेकिन चेतावनी भी यही है कि समय बहुत कम है। इसी बीच उसके ही एक मंत्री इतमार बिन गवीर ने यह दावा किया है कि टेररिस्टों ने नेतन्याहू के घर के पास फायरिंग की है और यह घटना साबित करती है कि सुरक्षा हालात कितने नाजुक हो चुके हैं। अल जजीरा ने आगे यह भी छापा है कि सरकार अंदर ही अंदर सेना को रोकने की तैयारी कर रही है और अगर गाजा में ऑपरेशन सफल होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सेनापति अयाल जामिर पर डाल दी जाएगी। साफ है कि सत्ता और सेना के बीच तनाव अब खुलकर सामने आ चुका है। प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर सेफरिन ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा है कि मैं समझ नहीं सकता कि राजनेता रात में चैन से सो कैसे जाते हैं जब उनके पड़ोस में बच्चों की लाशें पड़ी हो। यह बयान इंसानी जमीर पर सीधा सवाल है और अल जजीरा ने इसे अपनी खबर में प्रमुखता से जगह दी है। दूसरी तरफ स्पेन के प्रधानमंत्री ने यूरोप को ललकारते हुए कहा है कि यह साफ तौर पर डबल स्टैंडर्ड है। यूक्रेन पर पूरी दुनिया आंसू बहाती है लेकिन गाजा में जो कुछ जुल्म और सितम हो रहा है उस पर चुप्पी साध लेती है। उन्होंने यूरोपियन देशों से आह्वान किया है कि वो स्पेन के साथ खड़े हों और फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य की मान्यता दे, लेकिन यूरोप बढ़ चुका है। कुछ देश इसराइल की शर्तों के साथ हैं जबकि कुछ और विकल्प तलाश रहे हैं। यमन से भी बड़े हमलों की खबर सामने आ रही है। अंसारुल्लाह के प्रवक्ता ने बयान जारी किया है कि हमने इसराइल के खिलाफ डबल ऑपरेशन किया, 2 मिसाइलें दागी और एक क्लस्टर मिसाइल थी और दूसरी कब्जाए गए सेंसिटिव इलाकों पर दागी। यह सीधा संकेत है कि युद्ध का दायरा गाजा से कहीं आगे तक फैल चुका है। इजरायली मंत्री स्मोट्रिच का बयान भी विवाद का केंद्र बन गया है। उसने कहा है कि वेस्ट बैंक का 82% हिस्सा इजराइल का है और 18% हिस्से में अरब रह सकते हैं। यादित अहरोनोत ने इस बयान को छापा है और अल जजीरा ने उसे दोहराया है। यह बयान जमीनी हकीकत से कहीं आगे
आगे बढ़कर साफ तौर पर कब्जे की मानसिकता को दर्शाता है। इस बीच खबरें आ रही हैं कि गाजा में हालात और बिगड़ गए हैं। शाम 4 बजे तक की जानकारी के मुताबिक 22 लोग मारे जा चुके हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है और हर घंटे मौत का आंकड़ा नया दर्द लेकर आ रहा है। ट्रंप की तरफ से भी अजीबोगरीब बयानबाजी हो रही है। उन्होंने चीन की विक्ट्री परेड में कहा कि अमेरिका को भूलना मत, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में चीन की जीत में अमेरिका का भी बड़ा योगदान था। उन्होंने पुरानी लड़ाइयों का हवाला देते हुए कहा और दावा किया कि पुतिन और किम जोंग उन मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस बयान ने उनकी स्थिति को और उलझन भरी बना दिया है। ईरान की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। तेहरान ने कहा है कि अब हमारे और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच भरोसे की कोई गुंजाइश नहीं रही है। चीन, रूस और उत्तर कोरिया ने ईरान को साफ संदेश दिया है कि वो उसके साथ खड़े हैं और अगर वो अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे उसकी पूरी मदद मिलेगी। इस बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया कि ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय दबावों की परवाह किए बिना अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर निर्णायक कदम उठाने के लिए तैयार है। पूरे घटनाक्रम से साफ है कि हालात हर तरफ से भड़क रहे हैं। गाजा, वेस्ट बैंक, यमन, यूरोप और यहां तक कि एशिया, हर मोर्चे पर इजराइल और अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है। इजराइल हायोम की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिस्र के साथ हुआ गैस का बड़ा समझौता तोड़ दिया है। यह डील अरबों डॉलर की थी, लेकिन अब इजराइल ने उसे खत्म कर दिया है और मिस्र के 35 बिलियन डॉलर फ्रीज कर दिए गए हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इजराइल पहले ही अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। इस बीच इजराइल के ड्रोन लेबनान के इलाकों में ग्रेनेड गिरा रहे हैं और वहां पर हमले जारी हैं। यमन की ओर से भी हमलों की खबरों के बाद पूरे इजराइल में सायरन बज उठे हैं। हालात इतने सख्त हो चुके हैं कि हर तरफ अनिश्चितता और डर का माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ चीन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन और तेज कर दिया है। उसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर एंड डिफेंस सिस्टम दिखाकर यह साबित करने की कोशिश की है कि उसके पास ऐसी तकनीक है जिसकी कल्पना तक करना मुश्किल है। यह संदेश साफ है कि चीन अब सिर्फ दर्शक की भूमिका में नहीं है, बल्कि वो अपनी ताकत दुनिया को लगातार याद दिला रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट कहती है कि गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना के तहत 10,000 रिजर्विस्ट को बुलाया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया और वापस लौट गए। यहां तक कि एक बड़ी मीटिंग में आईडीएफ चीफ ने चेतावनी दी है कि अगर गाजा पर कब्जा करने का कदम उठाया गया तो ये इजराइल को फुल फ्लैज ऑक्यूपेशन में धकेल देगा और वहां से बाहर निकलना का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस मीटिंग में नेतन्याहू पर भी कड़े सवाल उठे। आईडीएफ चीफ ने खुलेआम उन पर हमला बोल दिया और कहा कि 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ था तब आप कहां थे? आपने अभी तक कोई ठोस प्लान पेश नहीं किया और जो भी जीत हासिल हुई है वो आपके आने के बाद नहीं बल्कि सेना की अपनी रणनीति से हुई है। यह बयान इजराइल की सत्ता और सेना के बीच गहराते टकराव की ओर इशारा करता है। अयाल जमीर पूरी तरह से विद्रोह के अंदाज में नजर आ रहे हैं। उसने साफ कहा है कि गाजा पर कब्जे की योजना इजराइल को तबाह कर देगी और किसी भी हाल में इस योजना को लागू नहीं करना चाहिए। यहां तक कि उसने बातचीत और डील की जरूरत पर जोर दिया। वहीं कतर ने भी नाराजगी जताई और कहा कि हमने जो योजना दी थी अमेरिका की सलाह पर दी थी, लेकिन नेतन्याहू बार बार नया प्लान लेकर आते हैं और पीछे हट जाता है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है कि सैकड़ों रिजर्विस्ट ने यह चेतावनी दी है कि अगर गाजा पर कब्जे की बात की गई तो वो ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करेंगे। इस खबर के साथ साथ पहले से ही सामने आ चुकी है 350 और 10,000 रिजर्विस्ट के इनकार की बातें ये साबित करती हैं कि इजराइल की सेना के अंदर भी गंभीर असंतोष उभर चुका है। इसी बीच गाजा से एक और दर्दनाक खबर सामने आई है। अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक 185 लोग, जिनमें 12 बच्चे शामिल हैं, भूख और कुपोषण की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़ा सिर्फ युद्ध की तबाही नहीं बल्कि मानवीय संकट की गहराई को भी उजागर करता है। ईरान से भी एक अहम बयान सामने आया है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डॉक्टर अली लारीजानी ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत पूरी तरह बंद नहीं हुई है, लेकिन अब यह बातचीत हमारी शर्तों पर होगी। यह संकेत साफ है कि ईरान भी इस संघर्ष के बीच अपनी भूमिका को मजबूती से पेश कर रहा है और पश्चिमी दबाव को नकारने के लिए तैयार है। पूरे घटनाक्रम में यह साफ नजर आ रहा है कि इजराइल की स्थिति दिन ब दिन नाजुक होती जा रही है। अंदर से सेना और राजनीति के बीच गहरे मतभेद हैं, बाहर अरब देशों और यमन जैसे विरोधियों के हमले से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन, ईरान और कतर जैसे देशों की सक्रियता बढ़ रही है। यह संघर्ष अब महज गाजा तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि वैश्विक शक्ति समीकरणों का हिस्सा बन चुका है। यमन की तरफ से लगातार हमलों की खबरें आ रही
है। इस बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है। अल मयादीन की खबर के मुताबिक 350 रिजर्विस्ट ने गाजा सिटी में संभावित ऑपरेशन के खिलाफ सर्विस करने से इनकार कर दिया है। वहीं एक जगह पर संख्या 10,000 बताई गई है, कहीं सिर्फ सैकड़ों का जिक्र है और कहीं 100 या अलग अलग रिपोर्टों में इन आंकड़ों का फर्क दिखता है। लेकिन इतना साफ है कि आईडीएफ के भीतर गंभीर असंतोष और फूट गहराती जा रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि अगर हालात इसी तरह से बिगड़े तो वो कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। सऊदी अरेबिया के कुछ मुल्कों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वो दोहरे रवैये के साथ इकट्ठा हुए हैं। कहीं कतर के विदेश मंत्री की तरफ से भी बयान आया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर सोवरेनिटी थोपने को लेकर एक चर्चा की थी, लेकिन दबाव में आकर वो पीछे हट गए। बेल्जियम ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि इस मामले को रोका जाए। इन तमाम खबरों के बीच सबसे बड़ी बात यही निकल कर आ रही है कि आईडीएफ के अंदर गहरी दरार है। अल जमीर ने नेतन्याहू पर हमला बोलते हुए कहा है कि आपके पास कोई योजना नहीं है और सेना को तबाह करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। 10,300 या 350 और 100 ये अलग अलग आंकड़े अलग अलग रिपोर्टों से बताए गए हैं, लेकिन सबका निचोड़ यही है कि बड़ी संख्या में रिजर्विस्ट गाजा पर कब्जे के लिए तैयार नहीं है। गाजा के भीतर जुल्म सितम जारी है। बच्चे और आम लोग लगातार इसकी मार झेल रहे हैं। दुनिया की नजरें इस मामले पर टिकी हुई हैं और अमेरिका भी कह रहा है कि यह मामला जल्द से जल्द निपट जाना चाहिए। असली मुद्दा यही है, जबकि बाकी चीजें सिर्फ शोर और चर्चा पर रह गई हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर तरह की तमाम अहम खबरें लाकर दिखाते रहें।